अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलीम बुखारी साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, कैनाल्स का मामला पीपल्स पार्टी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न सिर्फ नून लीग की हुकूमत पर शदीद तनकीद की, बल्कि इस मामले पर हुकूमत छोड़ने की धमकी भी दे दी। यही नहीं, नून लीग को किसान दुश्मन हुकूमत भी करार दिया और इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया कि एक तरफ मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, ऐसे मौके पर ऐसा मौजू छेड़ने की क्या ज़रूरत है कि भाई भाई आपस में लड़ने लग जाएं। उन्होंने कहा कि हम सिंधु और विफाक को बचाने के लिए निकले हैं। अगर इस मसले को हल नहीं किया गया और इस मंसूबे को मुस्तरद ना किया गया तो विफाक खतरे में पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ही जानिब हम देख रहे हैं कि जहां पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग की हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही है, वहीं विफाकी हुकूमत इस मामले पर उस अंदाज से रिएक्ट नहीं कर रही। हुकूमत बज़ाहिर खामोश दिखाई दे रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हुकूमत की जानिब से कि रावी सब चैन लिख रहा है। तो हुकूमत की खामोशी के पीछे क्या राज है और क्या वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने का इरादा रखती है? क्योंकि एक तरफ तो सिंध का वोट बैंक दाव पर लगा है और दूसरी तरफ हुकूमत के मज़े हैं। कुर्बानी किसकी देगी पीपल्स पार्टी? देखिए, हर आने वाले दिन के अंदर पीपल्स पार्टी का केनाल इशू पे रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है। और आपने जिस जलसे की बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये दूसरी दफ़ा ऐसे बोले हैं। इससे पहले मुराद अली शाह साहब, नबील गबूल साहब और सिंध के जो दीगर वज़रा हैं वो भी इसी तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे एक गैर मामूली बात है। गैर मामूली बात क्या है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में पहली दफ़ा इतना बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। इसलिए किसी को ज़रूरत नहीं थी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे जुलूस धरने दे सके। अब तो वो हमले करते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर सिंधी कॉन्फ्रेंस और उनके साथ जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं। यानी आप कह रहे हैं जैसा रिएक्शन पीपल्स पार्टी फेस कर रही है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा रिएक्शन? नहीं, मैंने जो बात कही कि आप देखें कि सिंधी कॉन्फ्रेंस भी एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं और वहाँ की हुक्मरान पार्टी भी एहतजाज कर रही है। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी की चीखो पुकार से पता चल रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा दबाव का है। दबाव पीपल्स पार्टी पे आया है। देखिए, बात यह है कि मुझे याद पड़ता है, मैंने कुछ कटिंग्स हैं मुराद अली शाह साहब, इससे पहले तो वो इस बात की तरदीद कर रहे थे कि जी कोई नहरें बन रही हैं या जो नहरों का इशू था, फिर ये सूरत हुई कैसे। देखें, ये जुलाई में एक इजलास हुआ और उस इजलास के बाद पीपल्स पार्टी ने पहले इसको इशू नहीं समझा और फिर जब सिंध के अंदर से रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी को खबर हुई कि मामला गड़बड़ है। अब आपका सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को छोड़ देगी और वफाकी हुकूमत खामोश क्यों है? देखिए, ये कोई पीपल्स इतना आसान काम नहीं है। और वो इससे पहले भी, आज से 2-3 हफ्ते पहले भी उन्होंने कहा था कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि हम वफाकी, बात है कि वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है। वफाकी हुकूमत राना सनाउल्लाह खान साहब तो ये बात करते नजर आते हैं कि जी कालाबाग डैम हो या कोई इस तरह के मनसूबे हों, उन पर इत्तफाक राय होना चाहिए और वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। देखिए, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो कहते हैं कि जी हम मिलजुल के कोई इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन हल निकाल क्यों नहीं रहे? इसकी वजह यह कि ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहीं आ रहा। अच्छा। ये उनको पता है कि ये सारा इशू क्या है और पता सिर्फ किसको है, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को है। अच्छा। क्या वो फेडरल गवर्नमेंट छोड़ पाएंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक हुकूमती बंदोबस्त चल रहा है ना, उसमें पीपल्स पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी। अच्छा। और बात है कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी इस कैफियत में इस नज़्म व नस्क को तोड़ने की कोशिश करेगी तो फिर सिंध गवर्नमेंट की भी उनके पास है, तो फिर मामला तो और तरफ चल पड़ेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी दरअसल जो मैं समझता हूँ कि एक फेस सेविंग चाह रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह दें कि इस मामले को डिले कर रहे हैं या इस पर कौमी इत्तफाक राय होगा। लेकिन मरियम, मेरा ख्याल है सबसे अहम सवाल तो पहले ये है कि क्या उन नहरों की तामीर जारी है? और दरअसल जो मामला है वो एक नहर का ज्यादा है, महफूज शहीद। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसे महफूज समझती है,
कि बात ये कि वो इस पर रद्दमल का इजहार क्यों नहीं कर रही। तो ये पीपल्स पार्टी सारे मामलात को देख रही है। मेरा ख्याल है इसमें एक शख्स को बोलना अच्छा, चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी मुखातिब किसे कर रही है? क्या वाकई वो विफाक को ही धमका रही है? देखें, पीपल्स पार्टी जिनको कह रही है वो सारा पता है, देख रहे हैं, जिनको बज़ाहिर धमका रही है वो तो आगे से रद्दमल भी नहीं दे रहे। राणा साहब तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हम इस पे इत्तफाक़ रहेंगे। मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी, लेकिन असल और बड़ा सवाल यह है कि क्या उन नहरों का जो फैसला हुआ है उस पर पेशरफ्त हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये रद्दमल और बढ़ेगा। और पीपल्स पार्टी क्या ये बात पीपल्स पार्टी कहेगी ज़रूर, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये पता है कि वफाक से निकलने का मतलब क्या है। और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी। और इस मसले को हल करने के लिए बिल आखिर एक शख्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। उनका नाम है सदर आसफ अली जरदारी। तो वो खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? देखें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो बीमार रहे पिछले दिनों। लेकिन उनके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी ना कि उन्होंने पहले आमादगी का इजहार किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी कह रही कि प्रोपेगेंडा आसफ अली जरदारी साहब किसी भी इशू के हवाले से मुझे याद पड़ता है इससे ज़्यादा रद्दमल अगर आपको याद हो वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दे रहे थे इंतखाबी कैंपेन में। तो मैंने आपके प्रोग्राम में उस वक्त भी कहा था कि फैसले का इख्तियार आसफ अली जरदारी साहब के पास है। लिहाजा आप आसफ अली जरदारी साहब की तरफ देखें कि वो इस मसले का किस तरह हल निकालते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर केनाल्स मुल्क के वसी तर मुफाद में है तो खुद पीपल्स पार्टी का तो वर्शन ही है कि जी वो एक कौमी जमात है। और बात यह कि जिस कैफियत से वो दो चार है उसका देखें, उसका पावर हब जो है वो सिंध है। और सिंध के बारे में मैं आपको पूरी यकीन से एक बात कहता हूँ कि सिंध के अंदर किसी की जरूरत ही नहीं थी पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने की। अब बात ये उनके आगे सवाल क्या है कि सियासत बचानी है, हुकूमत बचानी है या अपनी जमात बचानी है। उनमें से उन्हें एक चीज बचानी है। ये फैसला उनकी लीडरशिप को करना है। मैं यही बात डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाएगी सिंध में या हुकूमत बचाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता आपको लगता है पीपल्स पार्टी के पास है, उस तरफ जा सकती है वो? देखिए, असूलन तो ये होना चाहिए था कि फेडरल हुकूमत इस किस्म का फ़ैसला जब करती है तो पहले मशवरा कर लेती, बातचीत कर लेती, क्योंकि पीपल पार्टी कोलिशन का हिस्सा है। वह हुकूमती निज़ाम जो इसको चल रहा है उसका एक जुज़ है। तो आपस में बैठ के बात कर लेते, क्योंकि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानता है उसको ये पता है कि पानी का इशू काफ़ी सेंसिटिव इशू है और इस पे एतराज़ ज़्यादा सिंध से आता है। इससे पहले भी हमने ये सिचुएशन देखी है। तो आपको लगता है कि मशवरा नहीं किया गया होगा पीपल्स पार्टी से इतने अहम? देखिए, हमें नहीं पता। देखिए, मशवरे की बात नहीं होती, बात यह है कि उनको एक्सेप्ट करवाना होता है। मशवरे क्या, मशवरे हुकूमत का हमने मशवरा किया, अब किस चीज़ को आप मशवरा कहते हैं ये भी तो हुकूमतों का मसला होता है ना कि वो एक सरसरी सा जिक्र कर देंगे तो वो कहेंगे हमने मशवरा कर लिया है। लेकिन यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें अंदाज़ा था कि झगड़ा होगा। तो इस स्टेज पे पीपल पार्टी जो है वो एक प्रेशर टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है सिंध के अंदर और सियासी उनकी क्रेडिबिलिटी का जो है ये इशू है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को हुकूमत को काफ़ी मुहतात अंदाज में चलना पड़ेगा। PMLN इसलिए शोर नहीं मचा रही कि उससे झगड़ा और बढ़ेगा। उनकी कोशिश ये है कि झगड़ा ना बढ़े, मामला डिफ्यूज़ रहे। लेकिन अगर वो बयानबाजी शुरू करेंगे तो फिर मामला और बिगड़ेगा और मामले को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए जो देखिए ना, उसके लिए एक तो ये है कि मेरी समझ से ये बालातर है कि आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप एक एक कतरा पानी काउंट कर सकते हैं कि सिंध में पानी, दरिया सिंध में पानी कितना, किस बैराज से कितना निकल गया है, कौन सी नहर से कितना पानी निकले, ये सारा सिस्टम अवेलेबल है। कुछ है पाकिस्तान के पास ये सिस्टम, कुछ नहीं है। तो जब आपको ये शकूक पैदा होते हैं तो आप ये क्यों मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूं तो हम कहते हैं हम डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, डिजिटल अंदाज में जाना चाहते हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन जहां सियासत आएगी, जहां मुफादात का मसला आएगा,
वहाँ मुफादात को धक्का देते हैं। और ये अच्छा, बिलावल जो धमकियां दे रहे हैं हुकूमत छोड़ने की, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है, ये पहली चॉइस नहीं है, ये आखिरी चॉइस होगी, क्योंकि हुकूमत को छोड़ने का मतलब सिर्फ PMLN नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी है। अच्छा। क्योंकि अरेंजमेंट का हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो इसलिए ज़रा सोच के फैसला करेंगे। लेकिन ये है कि अगर वो कोई रास्ता नहीं निकलता और उनका सियासी मुस्तकबिल पार्टी का ख़राब होने का अंदेशा है तो वो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, पहली चॉइस नहीं होगी। और ये हमें बजट तक पता लग जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बजट से पहले इस मंसूबे नहीं, को वो मुस्तरद इसलिए ना करवा कि दिया जाएगा। बजट पे हुकूमत फंसी भी होती है ना, कि बजट को पास करवाना होता है। बजट साल में एक ऐसा मौका होता है जब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस बात बजट से पहले फैसला कीजिए। और वैसे भी आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पता नहीं कितने अरसे से इजलास ही नहीं हो रहा, ये भी जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इतने अरसे के बाद मीटिंग करेगी, लेकिन आप नहीं मीटिंग कर रहे। तो देखिए, होता ये है कि जमहूरियत को तभी तो नुकसान पहुंचता है कि आपने जमहूरी अदारे कायम किए हैं लेकिन आप उन पे अमल नहीं करते क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो हुकूमत ज़रूरत की बुनियाद पे करते हैं वो हमेशा नुकसान होता है। हुकूमत असूल की बुनियाद पे होनी चाहिए, हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे होनी चाहिए। और हुकूमत इसलिए होनी चाहिए कि मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, उसमें हमारे अदारे रोल प्ले करते हैं, असेंबली भी रोल प्ले कर सकती है, लेकिन असेंबली का ये काम ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में असेंबली हमारी ज़ीरो है। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि पीपल पार्टी वाले तकरीरें करें, उससे एक सियासी माहौल में ख़राबी पैदा हो। हुकूमत उनके साथ बैठ के बात करे और देखे कि ये शिकायत किस हद तक जेन्युइन है और किस तरह आप एड्रेस कर सकें। और टेलीमेट्री सिस्टम आप हर जगह क्यों नहीं लगाते? ताखीर से तो मामला खराब होंगे ना। अब भी नहरों के खिलाफ वकला ने धरना दिया हुआ है वहाँ सिंध में, और 3 सूबों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। तो जल्द अज जल्द ये मामला जो है हल करने की ज़रूरत है। सलीम बुखारी साहब, बिलावल अचानक इतने अग्रेसिव हो गए हैं, वो ना सिर्फ इस मंसूबे को मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि नून लीग की हुकूमत पर किसान दुश्मन होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है आवाम का खून चूस रही है, एक बड़ी इत्तेहादी है इस हुकूमत की, और उसी हुकूमत को जिसके आप ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं उसको ऐसे आंखें दिखाना, तो ये तेवर क्या बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला ले सकती है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा इस मसले को समझने के लिए। ये पीपल्स पार्टी जब से नून लीग के साथ इत्तेहादी बनी है, चाहे वो PDM में थी चाहे अब हुकूमत में है, तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला एक तसलसल के साथ चल रहा है कि अब्बा हुजूर कुछ कह रहे हैं, बेटा हुजूर कुछ कह रहे हैं। और अगर उससे भी आप पीछे जाएँ तो अब्बा हुजूर कई मरतबा कह चुके हैं कि ये तो बच्चा है, अभी इसको सियासी समझ नहीं है, अभी तो वो सीख रहा है। और हमने हाल ही देखी कि 16 महीने तक PDM की हुकूमत क्या समझा जाए? आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। तो आपको याद होगा PDM की हुकूमत ने 16 महीने तक वजीर खारजा रहने के बाद और पूरी दुनिया घूमने के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इतने दौरे किए होंगे, वो तो रहे ही बाहर थे। और 16 महीने के बाद जब वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उनका इस हुकूमत की पॉलिसियों से तो मेरा कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। ये हुकूमत छोड़ने की धमकी पहली दफ़ा नहीं है। अगर आपको याद हो, सरजील मेमन साहब और जो हमारे पंजाब के गवर्नर है सलीम अहमद, ये कई मरतबा कह चुके हैं इख्तियार की तकसीम पर भी उन्होंने कहा था हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। उनको साउथ पंजाब में अपनी मर्ज़ी के DCs चाहिए, अपनी मर्ज़ी के DPOs चाहिए वगैरह वगैरह। ये एक तसलसल के साथ चीज़ चल रही है। अब आ जाइए अब नहर का मसला। नहर का मसला जो है ये अजीबो गरीब मसला ये है कि एक ऐसा फोरम जिस पर यह फैसला हुआ, उसकी सदारत मुल्क के सदर ने की, उसके मिनट्स पर मुल्क के सदर के दस्तखत है, फैसले का नोटिफिकेशन उनकी मर्जी से हुआ है, और आज तक मेरे इस बात करने तक उन्होंने इस चीज़ की तरदीद नहीं की है। एक लफ्ज़ वो अभी तक नहीं बोले हैं। ये बिलावल हैं जो बड़ी चढ़ के लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं और साथ उनके जो सिंध के लीडर हैं। मसला उनका बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा और सलमान गनी ने भी ठीक कहा कि सिंध में पहली दफ़ा किसी एक इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी को चैलेंज का सामना है।
वहाँ पर MQM बिगड़ी खड़ी है, जहाँ तहरीक इंसाफ जितनी बाकी है बिगड़ी खड़ी है, जमात इस्लामी जैसी कैसी है बिगड़ी खड़ी है, और साथ GDA की सारी नेशनलिस्ट पार्टी जो है उनका एक का हो गया। तो इट्स ए सीरियस चैनल, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस चैलेंज। तो उनको सिंध में अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए इसी किस्म का लबो लहजा इख्तियार करना जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मशवरे का कहा गया कि जनाब मशवरा कर लेना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। जब एक पार्टी का को चेयरपर्सन उस इजलास की सदारत कर रहा हो और उसके मिनट्स को अप्रूव कर दे तो कंसल्टेशन तो मौजूद है। अब उसको मैंने जैसा कहा कि अगर मजबूरी की खातर आपने इसको स्लोगन चैंटिंग करनी है तो वो अलग बात है। पहले हमने देखा, इससे थोड़ा और पीछे चले जाइए, कालाबाग डैम जैसा वाइटल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का प्रोजेक्ट इसी किस्म की कंट्रोवर्सी की नज़र होके आज हम अपाहजों की तरह से खड़े हैं। यही धमकियां दी गई थी जब मंगला डैम और तरवेला डैम बना था, हमारी लाशों पर बनेगा जी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस मसले को भी कालाबाग डैम के मसले की तरह से इसी कंट्रोवर्सी की नज़र करके एक वाइटल प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान नहीं सैराब होना है, चोलिस्तान कोई हैदराबाद दक्कन का हिस्सा तो है नहीं, वो भी पाकिस्तान ही का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये सियासी वजूहात की बिना के ऊपर एक हवा खड़ा किया जा रहा है फॉर कंजम्पशन ऑफ देयर लोकल वोटर्स, तो इसकी अहमियत एक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए तो सही, मैं वसूख से कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत से अलग नहीं होगी। आप देखिए तो सही कि इस इत्तेहाद के तहत वो किन किन अहम सीटों पर काबिज है। सदर मुमलिकत तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस सेनेट क्या चेयरमैन है? एक तो जरदारी साहब की खामोशी को क्या हिमायत समझा जाए, और अगर वो हुकूमत नहीं छोड़ते तो फिर क्या ऑप्शंस है अपना सिंध में वोट बैंक बरकरार रखने के लिए? वो क्या कर सकते हैं कि कौम परस्त भी नाराज ना हो? देखिए, उसका एक ही तरीका है जो इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के बयानात जारी करते रहें आप सिंध के अंदर बैठ के, जो मर्जी आप कहते रहें, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को कभी नहीं छोड़ेगी। मैं ये आपको अपनी तरफ से वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा। जितनी मर्जी धमकियां दे लें, क्योंकि इसे छोड़ने का मतलब मैंने आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश की है कि दो सूबों के चीफ मिनिस्टर हैं, 2 सूबों के गवर्नर हैं, सेनेट का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एंड सो ऑन। तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी के क्रूडली वो इस इत्तेहाद से अलग हो जाए। और ये भी पीपल्स पार्टी को पता है, ये बहुत अहम बात मैं कहने वाला हूँ, कि एस्टैब्लिशमेंट विल नेवर बी ऑन द साइड ऑफ द पीपल्स पार्टी बिकॉज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट ट्रस्ट पीपल्स पार्टी। ये कोई दो राय इसके बारे में होनी नहीं चाहिए। जिन लोगों को पता है सूरत हाल क्या है, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि पीपल्स पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच में भी मोहब्बत की कोई बहुत ज़्यादा गहरी नहरें नहीं है। सो गिवन दिस सिचुएशन, ना तो पीपल्स पार्टी मुझे इक़्तिदार छोड़ती दिखाई देती है, और ना ही ये नहरों का मसला जो है ये मुझे को बहुत जल्द, ये मेरे ख्याल से ये कंट्रोवर्सी जो है चलती रहेगी, साथ साथ इसके ऊपर काम। तो फिर तो आपको नहीं लगता कि दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कौम परस्तों को नाराज कर दिया जाए या तो हुकूमत और इस बंदोबस्त को नाराज कर दिया जाए? देखिए, अगर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ये गारंटीज देंगी पीपल्स पार्टी को कि आपका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, अब इसका तरीकाकार मुझसे ना पूछिए, मेरे ख्याल से हम जितने लोग बैठे हैं हम सबको पता है। ठीक है, अगर उनको ये गारंटीज मिल जाती है तो दे विल रिस्क इट। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट माय असेसमेंट इज। ठीक है, रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में केनाल इशू पर पीपल्स पार्टी क्या बंद गली में जा चुकी है? नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए गली बिल्कुल खुली है, शाहराह खुली है सियासत की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में कोई 40-50 साल से इक़्तिदार में है, मुख्तलिफ़ औक़ात में रही है, और पीपल्स पार्टी सिंध हो या पंजाब हो, कोई इलाका हो, कोई वो अवामी पार्टी नहीं है। बेसिकली जो सिंध का वडेरा है और वो ज़िम्मेदार है, और उनका बुनियादी मफाद किस चीज़ में है? पानी में है, ज़िला इंतज़ामिया को कंट्रोल करने में है, पुलिस अपने हाथ में रखने को है, और जिसको आप तरक्याती फ़ंड कहते हैं, जहाँ भी तरक्की उसकी होती है उसमें उनकी दिलचस्पी है। तो सिंध का मुझे कोई सियासी घराना बता दें जो पाकिस्तान की तारीख़ में इंतखाबात में हिस्सा लेता रहा हो, वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद ना हो। क्या वो नज़रियात कोई ऐसे हैं जागीरदारों के जिससे कि पीपल्स पार्टी जो किसी ज़माने में
एक तरक्की पसंद सियासी जमात थी, लेफ्ट की जमात थी, सोशलिज़म का नारा लगाती थी और वो इश्तराकियत के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने संती घरानों को मुकम्मल तौर पर और संतों को भी तबाह किया। तो क्या उनका वो नज़रियाती है या कुछ और है? तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए अगर मुकाबले में कोई चीज़ आई है तो वो सिंध का, इंटीरियर सिंध का दानिश्वर है। अच्छा। वहाँ का मुतवस्सित तबका है, वहाँ का वकील है, वहाँ का प्रोफेशनल है, वहाँ की कॉम्प्रेस सियासी जमातें हैं जिनका समाजी ढांचा और समाजी साख्त बिल्कुल पीपल्स पार्टी की, जो MNA MPAs और वज़ीर मुशीर सारे कुछ लोग हैं जिनके हाथ में हमेशा ताकत रही है, ये उससे मुख्तलिफ है। अब क्यों उनके हाँ में हाँ मिलाना चाहती है? वो इसलिए कि उसको इतना बड़ा ख़तरा तो सामने मैं नहीं समझता कि मौजूद है, ठीक। लेकिन तारीख़ी तौर पर सियासी जमात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिनाख्त, एक दफ़ा मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, अभी मैं उसको दोहरा देता हूँ कि घोटकी से जब इनके लीडर क्रॉस करके पंजाब की तरफ आते हैं तो उनकी शिनाख्त बन जाती है कौमी सियासी जमात की। अच्छा। और जब ये घोटकी और हैदराबाद के दरमियान में रहते हैं तो ये कौमियत पसंद रहते हैं, कौमियत परस्त रहते हैं। तो ये जो एक तज़ाद है उनकी सियासत में हमेशा से रहा है। अब देखें कि नेहरू के इशू के ऊपर पंजाब का कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर आपको बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। वो भी उसी तरीके से खामोश है जिस तरह मोहतरम सदर जरदारी साहब खामोश है। बात दरअसल ये है, बात समझना चाहिए कि 3 दरिया हमने हिंदुस्तान के हवाले किए, 3 हमें मिल गए और जो कुछ हुआ मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं करता तारीख़ी तौर पर, लेकिन फिर उसको जो हमें हमारे पास पानी के वसाइल थे उसको संभालने के लिए वो हमने इक़दाम नहीं किए जिनके करने की ज़रूरत थी। हर चीज़ सियासी मफाद की नज़र हो जाती है और सियासत की नज़र हो जाती है। जो कालाबाग डैम की बात अभी हो रही थी, मैं नहीं समझता कि उससे किसी भी सूबे को नुकसान हो सकता है, सबको फ़ायदा पहुंच सकता है। अब ये जो 6 नेहरू का मामला है वो भी एक बिल्कुल हुकूमत की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा और ना उन लोगों की तरफ से जवाब आ रहा है कि जिन्होंने ये मुआहदा करवाया है कि 6 नहरें हैं, जो मैंने कहीं पे पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम, कि 6 नहरें सारी पंजाब के लिए नहीं है, चोलिस्तान के लिए नहीं है, 2 बलूचिस्तान के लिए, 2 सिंध के लिए है जिसमें कि थरपारकर का इलाका है, और जो 2 बाकी बननी है पंजाब में, एक सतलुज से होगी और एक दरिया सिंध से होगी। कि दरिया सिंध से जो ये कह रहे हैं कि 6 नहरें निकल के चोलिस्तान की तरफ जाएंगी, ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। या ये है कि हो सकता है कि अगर मैं इसमें गलती कर रहा हूँ तो कोई बंदा फ़ोन करके बता दे यही है ना कि मैं गलत कह रहा सिर्फ हूँ। तनकीद ही की जा रही है इस मामले पर, इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा दूसरी तरफ से, और हुकूमत भी खामोश है, ना कि इसके हक में कोई बातचीत कर रही है। तो अभी तक जो ये मंसूबा है इसकी डिटेल्स भी इस तरह से सामने नहीं आई, इसलिए पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको मुतनाज़ भी बनाया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि दोनों जानिब से आर्गूमेंट सामने आए और पता चले कि क्या चीज़ फेवर में जा रही है और क्या चीज़ नहीं जा रही, तभी एक जगह बैठ के मामला हल किया जा सकता है। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसहाक डार साहब अफ़गानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। इस दौरान उनकी अफ़गान लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के हवाले से बातचीत की गई है। सलमान साहब, किस हद तक कारगर और नतीजा खेज़ लग रहा है आपको ये दौरा? वो जो कहते हैं ना कि गले से गले मिले तो गिले जाते रहे। Exactly. तो अहम बात तो ये है कि वो जो एक तासर था डेडलॉक का, वो तो ख़त्म हुआ है। और पाकिस्तान के और अफ़गान इंतज़ामिया, और जब आप अफ़गान इंतज़ामिया की बात करते हैं तो तालिबान इंतज़ामिया से हमारे एक तारीख़ी ताल्लुकात है। कल भी ये इशू जब यहाँ डिस्कस हो रहा था, देखिए बात ये कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की खदमात की तारीख़ है, और क्या ऐसी वजह बन गई कि वो जो एक तल्लुकात कार थे, पाकिस्तान ये समझ रहा था कि एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत बनेगी, वहाँ पर अमन का क़याम यकीनी बनाएगी, आपस के तल्लुकात भी बेहतर बनेंगे, और सी पैक के जो मकासद हैं कि कहाँ तक वो मकासद है कि सेंट्रल एशियन कंट्री तक, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वो इंडियन वज़ीर ख़ारजा भी उनसे मुलाकात कर रहा था। तो मेरा ख्याल है
कि ये पाकिस्तान ने एक अच्छी मूव है, और इनिशिएटिव किसने लिया है? अफ़गानिस्तान ने। अच्छा। अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया, और 3-4 रोज़ पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया था ये अफ़गानों की वापसी के हवाले से, और बड़ा सॉफ्ट बयान था। उन्होंने कहा कि एक अच्छे साजगार माहौल के अंदर ये वापसी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान से और ख़ास तौर पे तालिबान इंतज़ामिया को पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए कि बात है कि पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया था उनको वहाँ पर। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ट्रंप साहब की हुकूमत जब पहली थी ना, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर एक सियासी अमल को बहाल करें ताकि मामला आगे की तरफ चलें। तो आपको लगता है इस एक दौरे से बर्फ पिघल चुकी है और डेडलॉक खत्म हो जी, चुका है? ये मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब के जो बयान आया, वहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन एक मुलाकात का हवाला नहीं आ रहा, वो भी मेरा ख्याल शेड्यूल में तो थी, वो मुल्ला ब्रदर्स हैं। अच्छा। तो मुल्ला ब्रदर्स का पाकिस्तान के हवाले से एक रोल रहा है और उनके भी पाकिस्तान से तल्लुकात रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी ये मुलाकात हुई है, लेकिन इन मुलाकात के अच्छे असरात आपको आने वाले दिनों में लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो नासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, ये खुद अफगान तालिबान के अंदर मौजूद हैं। देखिए बात यह कि टीटीपी से अगर उनके रवाबत है और टीटीपी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है, तो फिर उन्हें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। तालिबान इंतजामिया और पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और ख़ुद अफगानिस्तान के लिए भी। देखिए कल मैंने आपको कहा था कि अगर इंटरनेशनल फोर्सेज, रूस उन्हें निकाल रहा है उस लिस्ट से, चाइना उनके साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, अमेरिकन ज़िम्मेदारान उनसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अफगानिस्तान की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है। उस इंपॉर्टेंस का सबसे ज़्यादा उसमें जो रोल है वो तो पाकिस्तान का था। हमारे तल्लुकात तो ज़्यादा होने चाहिए। हम इसी प्रोग्राम में जब उनकी वहाँ पर इंतज़ामिया आई है, पूरी पाकिस्तानी कौम खुश थी कि एक अच्छे तल्लुकात होंगे, दहशतगर्दी का कला कमा होगा, शिद्दत पसंदी का अजाला होगा, लेकिन यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात और हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरा एक अच्छी पेशरफ्त है और ये सिलसिला इसी तरह चलना चाहिए, इसके अच्छे असरात होंगे। और एक बात जो इसहाक डार साहब ने कही है कि उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और हमारी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट है उनकी, और दोनों अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ये दोनों के फ़ायदे में है, इस खित्ते के फ़ायदे में है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान में जो इस वक्त हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं और उससे नबर्द आजमा होना चाह रहे हैं, वो है दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी के ख़ात्मे में इसहाक डार साहब का ये दौरा किस हद तक कारगर आपको लग रहा है? देखिए, जो गुफ्तगू हुई है जो एक अच्छी बात है, क्योंकि डायलॉग से मामला अफ़गानिस्तान से चलाने चाहिए ताकि हर नेबर से हमारे झगड़े ना हों। हिंदुस्तान से हमारे मसाइल हैं, अफ़गानिस्तान से मसाइल हैं और भी रहेंगे, लेकिन वहाँ हम टेंशन कम कर सकते हैं, जो कि इस दौरे की वजह से मेरा ख्याल है कि टेंशन जो है वो कम होगी। तो डायलॉग तो हुआ है, लेकिन वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो असूली सतह पे गुफ्तगू हुई है, इन प्रिंसिपल्स के लिए हुई है। उसमें अब उनको जो मसला होता है कि जो आप प्रिंसिपल्स पे गुफ्तगू करते हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तब असल में हमें मुश्किलात का अंदाज़ा होता है। देखिए, अफ़गानिस्तान के मसाइल तो हैं ना, ट्रांजिट ट्रेड उनकी कराची के ज़रिए होती है, दूसरा उनका कुछ गुड्स हिंदुस्तान जाती हैं वाघा के थ्रू, लेकिन हिंदुस्तान की गुड्स वाघा के थ्रू वो ले नहीं सकते। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान अगर चीज़ें भेजना चाहे काबुल, तो वो ट्रांजिट ट्रेड में भेज सकता है, और ट्रांजिट ट्रेड कराची के थ्रू होती है, वाघा के थ्रू नहीं होती। तो उसमें जो है अफ़गानिस्तान को भी शिकायतें हैं ट्रांजिट ट्रेड से, अफ़गानिस्तान को शिकायतें हैं कि टाइमिंग का मसला, क्लियरेंस की बात और ब्यूरोक्रेटिक स्नैक्स। पाकिस्तान को मसला ये है कि चीज़ें, पाकिस्तान का शिकायत ये है कि चीज़ें स्मगल हो जाती हैं, रास्ते में गायब हो जाती हैं। अफगानिस्तान पहुंचने से पहले वो मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट में बगैर टैक्स के पहुंच जाती हैं, ठीक है, या वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाती हैं। तो इस किस्म की शिकायतें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, और वो उनकी कोशिश के वाघा से उन्हें टू वे मूवमेंट मिल जाए, जो पाकिस्तान फ़िलहाल एग्री नहीं करेगा। तो ये मामला तय करने की ज़रूरत है। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर रखना चाहिए, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। चीन है, रूस है, इसके ज़रिए ये एहसास दिलवाए, और चीन और रूस को ये भी बताना, समझना ज़रूरी है
कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी का गढ़ बनता है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ पाकिस्तान ही पे नहीं आएगा, पाकिस्तान पे तो आएगा लेकिन उधर चीन की तरफ भी जाएगा, क्योंकि वाह खान कॉरिडोर अब खुल गई है। पहले चीन चीन की बराह रास्त रोड लिंक नहीं था, अब वाह खान के ज़रिए एक रोड लिंक है। अगरचे वाह खान की रोड की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिकली तो एक रूट खुल गया है ना, और हकीकत में उसका कितना इफ़ेक्ट है ये हमें नहीं पता है। इसी तरह रशिया उनके काफ़ी करीब पहुंच रहा है, तो इनका प्रेशर भी आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उनको ये बताना चाहिए कि ये जो टेररिज्म है ये स्पिल ओवर होकर चाइना और रशिया तक पहुंच सकता है, जैसे पहले पहुंचा था ये चीज़ें। तो पाकिस्तान को अपने डायलॉग जारी रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जरिए हैं उनको कंट्रोल किया जाए, बॉर्डर कंट्रोल पे सख्ती की जाए। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, अनऑथराइज्ड मूवमेंट जो बॉर्डर पे है उसको कंट्रोल किया जाए। और फिर ये है कि पाकिस्तान में सपोर्ट बेस क्या है इन टेररिस्ट ग्रुप्स का, वो जो है ना उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है, फिर ये है कि जो अदम वाबस्तगी के रुझानात हैं, मसलन ट्राइबल एरिया में अदम वाबस्तगी के रुझानात हैं, बलूचिस्तान में अदम वाबस्तगी के रुझानात हैं, उन रुझानात को हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप ये मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं इन तमाम पहलुओं को जो है मद्देनज़र रखना होगा, इन पर गौर करना होगा। सलीम बुखारी साहब, आपकी नज़र में दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली और बेहतरी के लिए ये दौरा किस हद तक कारगर है? देखिए, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये दौरा जो है ये कंपल्सरी क्यों हुआ, ये बर्फ़ जो पिघली है इसका पस मंज़र क्या है। दो तीन बातें मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि अमेरिका की तरफ से अपने छोड़े गए असले की वापसी की जो कोशिश, क्या बल्कि संजीदा कैंपेन है, उसने काबुल गवर्नमेंट को बहुत अंडर प्रेशराइज किया है। बिकॉज काबुल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट पेश हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो कहते हैं आधे से ज़्यादा असले का तो हमें पता ही नहीं कहाँ गया। अच्छा, ये BBC ने भी रिपोर्ट किया है, तो ये अनडिनाइबल फैक्ट है। और वहाँ माना है काबुल गवर्नमेंट ने कि ये असला जो है ये TTP, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हत्थे चढ़ गया है। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फोरम पर। तो एक तो ये नया प्रेशर है जो काबुल रजीम के ऊपर आया है। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी के जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं उसके अंदर अफ़गान शहरियों की जो शमूलियत है उसके भी नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। कहीं तो डिप्टी गवर्नर का बेटा जो है वो मारा जाता है ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर के इलाके में। कहीं एक मिलिट्री रेजिमेंट जो है अफ़गानिस्तान की, उसका एक कैप्टन जो है वो एक ऑपरेशन को लीड कर रहा होता है जो यहाँ पर पकड़ा जाता है। तो ये इसने भी एक बड़ी खौफनाक और नई सूरत हाल को जन्म दिया, जिसके बाद काबुल गवर्नमेंट को डिफेंसिव पर होना पड़ा। आपको याद होगा कि हमने एक वक्त में काबुल रजीम को ये भी कहा था कि अगर आप इनको नहीं रोकेंगे, जो TTP के लोग या दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आके वारदात करते और वापस चले जाते हैं, तो वी विल चेज देम। मैं आपको हवाला दूंगा पक्तिया का जो ऑपरेशन हमने किया था 49 किलोमीटर इनसाइड अफगान टेरिटरी, तो वो हमने उनको बताया था कि अगर हम चाहें ये करना तो ये हम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रेशर हैज बीन बिल्डिंग अप। और आज की सूरत हाल ये है कि काबुल रजीम में गालिबन ये रियलाइजेशन आई है कि अदरवाइज इट्स ए लैंड लॉक कंट्री। क्यों? ईरान के साथ भी काबुल के को बहुत मोहब्बत की और दूध की नहरें नहीं बहती हैं। अच्छा, उन्हें भी रेफ्यूजीज़ के मामले पर जिस मुश्किलात का सामना है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बाकी रह जाते हैं हम। तो हमारे साथ ताल्लुकात को अगर वो बेहतर नहीं बनाएंगे तो तीन मुसीबतें उनको सामना करना पड़ेंगी। एक तो वी आर देयर लाइफ लाइन। अच्छा। खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान से वहाँ नहीं जाती है, सिवाय ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट्स के जो वहाँ से हमें आता है। लेकिन आटा है, चीनी है, घी है, ये सब कुछ यहाँ से जाता है। ये सब कुछ जितनी टेक्निकल सपोर्ट है या आप कह लीजिए कि यूटिलिटी से रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियन, इंजीनियर जो भी हैं, इलेक्ट्रिशियन, वो सब पाकिस्तान से जाते हैं। तो वहाँ निज़ाम चल रहा है। इतना वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आंखें क्यों दिखाते हैं बार बार? आप देखें ना, अब आंखें दिखाने की बजाय उन्होंने डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया है। ये बिल्कुल सलमान गनी ने ठीक कहा कि ये दौरा काबुल रजीम की रिक्वेस्ट पर हुआ है। अच्छा। ये उनके इनिशिएटिव पर हुआ है। इसका मतलब ये है
कि वहाँ रियलाइजेशन आ रही है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमने बना के ना रखी तो हमारा नातका बंद होगा। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल हकायक ऐसे ही जैसा अस्करी साहब फरमा रहे थे कि उनकी ट्रांजिट ट्रेड जो है वो कराची से होती है, जो गुड्स उनकी इंडिया को जाती हैं वो वाघा के जरिए जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको याद हो जब नेटो फोर्सेस थी अफगानिस्तान में तो सलाला हमने सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद किया था, तो नेटो जैसी फोर्स और अमेरिका की चीखें निकली थी या नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान की ज़रूरत है पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि बर्फ़ पिघली है और ये दौरा जो है नतीजा खेज साबित होगा। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उन्हें यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के शहरी किसी किस्म के ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ TTP को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको फ्री फॉरेन फंडिंग, उनको फ्री असले की फराहमी जो है इसको यकीनी बनाया जाएगा कि ये ना हो। जी ठीक है। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में दोनों तरफ इस दौरे की अहमियत को और ज़रूरत को महसूस किया गया? मेरा ख्याल ये है कि दोनों जानिब इस बात की अहमियत को समझा जा रहा है कि कशीदगी ना पाकिस्तान के मफाद में है ना अफ़गानिस्तान के मफाद में है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामला तारीख़ी तौर पर हमेशा उलझे रहे हैं। ये हर दफ़ा हम तुरखम बॉर्डर बंद करते हैं, चमन बॉर्डर बंद करते हैं, या हम उनको एक्सेस महदूद कर देते हैं कराची पोर्ट तक, या उसमें हम ताख़ीर कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये 1947 के बाद जब से हम आज़ाद हुए हैं उनके साथ कशीदगी शुरू हुई है कि ये कोई मुबालगे की बात नहीं है कि हज़ारों मरतबा हम ये तरीका आजमा चुके हैं कि हमने उनका हर चीज़ बंद कर देनी है, लेकिन फिर हम खोल देते हैं। उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। तो ज़रूरत, मैं तो समझता हूँ कि तारीख़ से ना वो सबक सीख रहे हैं ना हम सीख रहे हैं। अच्छा, कि पहली बात यह है कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी की नोयत जो भी हो, आप तिजारत बंद ना करें। हम कोई सनती तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ना अफ़गानिस्तान है, वो भी ज़री पैदावार पे मुनहसर करते, इन्हिसार करते हैं, हम भी ज़री पैदावार पे करते हैं। कुछ चीज़ें उनके मिनरल्स हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, कोल आपका उनका हमारी तरफ आता है, और अब तो यह है कि वहाँ की काटन हमारी तरफ आ रही है कि यहाँ पे काटन की फसल अच्छी नहीं हो रही। तो एक दूसरे के पर इन्हसार है, और ये सिर्फ मईशत का नहीं है, लोगों का है। उसको भी जहन में रखना चाहिए कि अफ़गानों को आप उस तरह से समझ रहे हैं जिस तरह से कि अमेरिका अल साल्वाडोर या लेटिन अमेरिका या किसी और मुल्क के महाजरीन को समझ रहे हैं। ये इस इलाके के जो लोग हैं उनके यहाँ पे रिश्ते नाते, उनके कबाइल, और ये हमेशा से रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये बैनुल-अक़वामी कानून के लिहाज से या इंसानियत के लिहाज से दुरुस्त है कि जो अफ़गान शहरी और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको कहें कि आप 40 साल के बाद 50 साल के बाद पाकिस्तान से आप हर चीज़ उठाएं और निकल के चले जाएं। ये हमें जल्दी में उजलत में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। इस मामले पर भी बातचीत हुई है ना? को वापस भेजने के सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अफ़गानों की बात को सुनना चाहिए, और एम्पैथी यहाँ पाकिस्तान में लोगों में भी नहीं है, मुबसरों में भी नहीं है, और हुकूमत में भी नहीं है। आप अपने आप को उस सूरत हाल में डालें ना कि जिस तरीके से अमेरिका ने जंग की 20 साल, रूस ने 10 साल जंग की, लोग तो वहाँ रह नहीं सकते थे। रूस की तो पॉलिसी यही थी कि मुकम्मल तौर पर इनखला होना चाहिए पश्तून एरिया से, और वो सारे पाकिस्तान की तरफ धकेल दिए गए। वो तो मजबूर हो गया। ये गलत है ये कहना कि जी इस दौरे में बातचीत हुई है। कुछ ही दिनों में वो पॉलिसी भी सामने आ जाएगी। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, वापस आएंगे तो बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात शदीद बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली बानी से मुलाकात एक बड़ा इशू बन चुकी है। एक तरफ बानी की बहनें ये क्लेम कर रही हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती हैं कि दूसरों से मिलने के बजाय वकला से मिलने को तरजीह दी जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है पार्टी के अंदर, और पार्टी इस पोजीशन तक कैसे पहुंची है, इसी पर बात कर लेते हैं। सलमान साहब, वक्त हमारे पास कम है, बताइए PTI के अंदर ये मुलाकातें इतना बड़ा इशू क्यों बन चुकी हैं? देखिए, एक वक्त था कि PTI हुकूमत घराना
एस्टेब्लिशमेंट को डराना और मुखालफिन को दीवार से लगाना चाहती थी। एग्जैक्टली। आज वो इस पोजीशन में है कि ना वो हुकूमत गिरा सकी, ना एस्टेब्लिशमेंट को डरा सकी, और एक बड़े बुहरान से दो चार है। और ये बुहरान उनके सियासी मुखालफिन ने या हुकूमत ने पैदा नहीं किया, ना ही वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सब कुछ अंदर हुआ है। और अंदर क्यों कर हुआ है? देखिए, बात ये कि एक वक्त था कि आपकी मुजाबती सियासत, आपकी एहतजाजी सियासत कारगर हो रही थी, आप हुकूमतों को डिफेंसिव पे ला रहे थे, इसलिए कि आपको पीछे से थपकी हासिल थी। अब वो थपकी आपके पास नहीं है, ना कोई सिग्नल है, और मरवा दिया खुद पार्टी के चेयरमैन ने। और जो पार्टी में जो सूरत हाल तारी हुई है, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर इस तरह की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाती कि आपस में लोगों को लड़वाया जाए। तो लिहाजा जहाँ तक ये पहुँचे हैं, ये अपनी वजह से पहुँचे हैं, कोई हुकूमत या मुखालफिन की वजह से नहीं पहुँचे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पीटीआई ये छोटे छोटे इश्यूज़ में उलझ कर क्यों रह गई है? देखिए, बात यह है कि जो अंदरूनी खलफशार है वो अब पीटीआई का एक अंदरूनी शनाख्त बन गई है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी पार्टियां कोई नज़रियाती पार्टियां तो होती नहीं हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इनमें इकट्ठे होते हैं, भानमती का कुनबा होती हैं, तमाम सियासी जमातों का यही हाल है। तो जब आप इक़्तिदार में नहीं होते और अंडर प्रेशर होते हैं और रियासती जबर का शिकार होते हैं, तो उस वक्त अंदरूनी खलफशार ज़्यादा आपको बढ़ जाता है, क्योंकि आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का काम नहीं करवा सकते। हमारी पार्टियां तो इसी तरह ही मौसर होती हैं ना। तो वो उसकी वजह से हमें पीटीआई में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। खलफशार रहेगा। अच्छा। लेकिन इस बात की आपको गारंटी दी जा सकती है कि पार्टी टूटेगी नहीं। अगर टूटेगी भी तो पार्टी अल्टीमेटली वही होगी जब इमरान के साथ होगी। ठीक है, तो पार्टी टूटेगी नहीं, लेकिन खलफशार रहेगा, लेकिन पार्टी टूटेगी नहीं। सलीम बुखारी साहब, आपकी नज़र में पार्टी इस नहज तक क्यों पहुंची? और आसम सवाती साहब तो अब आरिफ अलवी साहब का इंतजार करते रह गए हैं, उनका मिशन तो अधूरा रह गया। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो पीटीआई थी, जो हुकूमत गिराने चली थी, इक़्तिदार पे वापस आना चाहती थी, वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी बहुत दूर है। लेकिन ख़ुद इसकी जो अपनी हालत है वो काबिल रहम है, और मेरे ख्याल से रहम करना चाहिए उसके ऊपर। जिस तरह की जूतियों में दाल इस वक्त बट रही है, मेरे ख्याल है ना हुकूमत को ना इस्टेब्लिशमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क खुद करेंगे। इसलिए कि एक हफ्ते में 3 बयानिए बाहर आए। पहले गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब बाहर आए, उन्होंने कहा मुझे मैंडेट दे दिया बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का। सबको याद रहना चाहिए जी, ना। जी। और अभी मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ हवा में ही थी कहीं के बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद जनाब मिलते हैं उनको आजम सवाती साहब, वो बाहर निकलते हैं, उन्होंने कहा जनाब मैंडेट तो मेरे पास है, मुझे तो चुबानी ने कह दिया, मैं तो निकल के बात कर रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ फलां का। उसके बाद वो सलमान अकरम राजा साहब जो है, सलमान अकरम राजा साहब और बहनें मिलके और उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी सारों की। अब आप मुझे ये बताइए कि जब इस शिद्दत से और इस बर्क रफ्तारी से बयानिए टकरा रहे होंगे तो इस पार्टी का क्या बनेगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खुद बानी पीटीआई इस पूरी तकसीम के जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक मुख्तसर बात की इजाज़त दीजिए। जेल मैनुअल में जो लिस्ट भी आती है, चाहे वो अदालत से आए, चाहे कहीं आसमानों से शायद आ जाए, तब भी वो अंदर जाती है जो प्रिजनर होता है उसके टिक करने के लिए कि किससे उन्होंने मिलना है, किससे नहीं मिलना है। ठीक है। लिहाजा ये बहनों का तो फिर ये बातें बहनों को समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे आगे बढ़ने दीजिए, वक्त कम है। रसूल बख्श साहब, एक बड़ा इशू बना है मुलाकातों के हवाले से, स्पेशली जो खान साहब की बहनें हैं वो नहीं मिल पा रही, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वो तो हुकूमत से पूछे कि उनकी बहनें उनसे मिलना चाहती हैं, नहीं मिलना देते, और उनके बच्चे बात करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं हो सकती। तो बच्चों से बात कराने का मामला हाई कोर्ट तक गया है, मुझे नहीं मालूम कि आगे भी किया है। तो ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए। और दूसरा ये है जैसे सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, लिस्ट जब अंदर जाती है तो ये कैदी बताता है कि मैंने इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, तो उसके ऊपर कितना लोग मिल सकते हैं, कितना नहीं मिल सकते हैं, ये भी कहीं कानून में होगा या ये भी कहीं पे लिखा हुआ होगा कि अगर कोई ये समझता है कि हो सकता है कि सलीम बुखारी साहब की मालूमात दुरुस्त हो, मेरे पास कोई मालूमात नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में
कि कितना लोग एक दिन में मिल सकते हैं, हफ्ते में मिल सकते हैं, 2 हफ्ते 2 में दिन मिल मुख्तस सकते किए हैं। गए ना हफ्ते में, देखिए, जहाँ एक पे दिन तहरीक फैमिली के इंसाफ- लिए, एक दिन सियासी लोगों के लिए, वकला के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम जब दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कल, तो इस मामले पर ज़रूर बात करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।